गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा ज्योत को। मैं हूं आपका दोस्त आर डी पंडित। दोस्तों, आज इस एपिसोड में बिहार बोर्ड की एक खूबसूरत कहानी 20 के दांत को लेकर आया हूं। ये बच्चों के लिए है यह वीडियो जो 10वीं क्लास की तैयारी करते हैं। तो मैं रूबरू करूंगा अपनी बातों को 10वीं क्लास के बच्चों को। तो 20 के दांत कहानी का जो लेखक हैं ललिन बिलोचन शर्मा है। इनका जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था 1916 ईस्वी में, और वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। पटना यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाए भी, और पूरे जीवन लीला पूरा करने के बाद 1961 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई है। तो प्रस्तुत है आज इस 20 के दांत नामक कहानी का जो लिखा हुआ है ललिन बिलोचन के द्वारा। दोस्तों, यह बहुत ही खूबसूरत और समाज में उत्पन्न कुरीतियों को जो लिंग भेद के आधार पर दिखाया गया है ललिन बिलोचन के द्वारा, इसको मैं आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। सेन साहब जो कि एक बहुत मध्यम वर्गीय धनाढ़ परिवार से संबंध रखते हैं। सेन साहब के घर 5 बेटी का जन्म हुआ। आलो, रजनी, शेफाली, आरती और सीमा। पांचों बेटी के लिए घर के अलग नियम हैं। ये पांचों बेटियां अनुशासन और सभ्यता का पालन करने वाली, बगैर मर्यादा का कुछ भी ऐसा ना काम करती है जो कि परिवार को, इसके समाज को बुरा लगे। ये समझ लिया जाए ऐसा कि वह कठपुतली जैसी है, जैसे कठपुतली को हम नचाते हैं वैसी नाचती है। यहाँ तक कि वह बेचारी आलो, रजनी, शेफाली, आरती और सीमा, पांचों बेटियां जो सेन साहब की है, यह बगैर आदेश का हंस भी नहीं सकती है, मुस्कुरा भी नहीं सकती है। यहाँ तक कि रोना भी अपने मन से इसके लिए नहीं है, मन से रो भी नहीं सकती, सब कुछ का आदेश लेना पड़ता है। और इस बुढ़ापे में सेन साहब और इसकी जो पत्नी है दाम्पत्य सेन, एक वृद्धावस्था में बुढ़ापे का एक संतान होता है जिसका नाम है कासू। कासू का नाम वो खोखा रखता है। खोखा इस कहानी में, खोखा सेन साहब का बेटा है, इसका दूसरा नाम है कासू। तो कासू के जन्म होने के बाद घर के अलग नियम हो जाते हैं। वह कुछ भी बोल सकता है, कर भी सकता है, घर के अपवाद हैं। यही लिंग भेद का यहाँ ललिन बिलोचन ने थोड़ा सा समाज में इस कुरीतियों को बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किए हैं। बात आगे बढ़ती है। दोस्तों, ऐसा होता है कि सेन साहब एक काली रंग की 7,500 में कार खरीदते हैं। बात बहुत पहले की है, इसलिए वो 7,500 दाम की है। और वो एक शेड में वो रखते हैं। शोफर और क्लीनर को हिदायत है कि यह चमचमाती हुई काली कार को कोई बेवजह का छुए नहीं, इसको डिस्टर्ब ना करे और ख़तरा नहीं पहुंचाए। तो अगर ऐसा हो जाता तो उनकी जो पत्नी है सेन साहब की, वह बहुत ही कड़े रुबाब से ड्राइवर को और क्लीनर को काफ़ी वो डांटती है। इसी क्रम में घर के बहुत सारे कुछ नियम होते हैं लड़कियों के लिए, बोलने का, हंसने का। लेकिन जब उनका बुढ़ापे का नाउम्मीद संतान जब आता है तो घर के सारे नियम बदल जाते हैं। उनका मानना है कि हम जैसे पूंजीपति हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो हमारा जो संतान हो, हमारा जो बेटा हो, तो वह भी इंजीनियर बने या बिजनेसमैन बने। इस टाइप की बात उनके मन में होती है। घर के सारे नियम इस बेटे के चलते बदल जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा है जब उम्मीद नहीं थी उसके कि हमें भी संतान होगा, उस टाइम यह संतान हुआ बुढ़ापे में। एक बार की बात है, इनके घर एक डाइनिंग हॉल है जहाँ पर कि अभद्र सब तस्वीरें लगी हुई है, और इस जगह पर बैठ कर के मेहमानों के बीच कुछ बातचीत होती है, और कुछ ये चर्चाएं हमेशा होती रहती है कि हमारा बेटा जो बनेगा बहुत बिजनेसमैन बनेगा। इनके कुछ दूर के रिश्तेदार आते हैं जो अखबार नवीज़ हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। वो लोग एक बार आते हैं उस कक्ष में, उस डाइनिंग हॉल में बैठ कर के कुछ बात करते हैं। तो उनके पत्रकार नवीज़ जो हैं, वो मीडिया वाले, उनसे पूछा जाता है, उनका एक बेटा था, वो कुछ अच्छे हरकत कर रहे होते हैं। उनके अच्छे हरकतों को देखकर उस हॉल में बैठे और किसी ने उनसे पूछता है कि क्या साहब आपका बेटा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए? तो वह अखबार नवीज़ कुछ बोलता कि इसके पहले सेन साहब कहते हैं, मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ और बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वह अखबार नवीज़ भी कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने न बने,
मैं उसको जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, बाकी उसकी स्वतंत्रता है, उसकी मर्जी जो बनना है। यह बात सुन करके सेन साहब को थोड़ी सी ईर्ष्या होती है और थोड़ा सहम जाता है और ईर्ष्या के मारे थोड़ा चुप हो जाता है। इसी कड़ी में जब आगे वार्ता होते रहती है तो हॉल के बाहर एक आवाज़ आती है कुछ शोर शराबे की। तो सेन साहब उसके मित्र सहित बाहर आते हैं, देखते हैं कि एक महिला से उसके जो ड्राइवर हैं उनसे कुछ नोक झोंक होता है। ड्राइवर है उनका एक नौकर की ही लिस्ट में माना जाए, लेकिन वो जो सेन साहब के सामने में जो महिला बात करती है, सेन साहब के ही फैक्ट्री में रहने वाले जो किरानी है गिरधर लाल की पत्नी, और उसके ड्राइवर से नोक झोंक होता है। बगल में एक 5-7 साल का बच्चा है जो कि गिरधर लाल का बेटा है मदन, और मदन कुछ उसके गाड़ी को शायद छू लिया होगा या कुछ छू करके उसको गंदा हुआ तो काफ़ी डांटने लगा, और उसकी माँ गिरधर लाल की जो पत्नी है उसको समझाती है कि यह तो बच्चा है नादान, ऐसा कुछ कर लिया। तो इतने में बहुत रुबाब में आकर सेन साहब ने कहा कि गिरधर लाल की पत्नी यानी मदन की माँ, तुम बात समझ लो, बच्चे को इस तरह मत बढ़ाओ, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और बदमाश होते हैं। तो उसको बहुत तकलीफ़ हुआ, वो फिर आगे चले गए। मेहमान लोग भी हाय हेलो करके मुलाकात करने के बाद चले गए। उसके बाद जब वापस आते हैं तो देखता है कि एक खटखट की आवाज़ आती है। तो वहीं पर उसका जो सेन साहब का बेटा है खोखा क्या करता है, गाड़ी के बैक लाइट, पीछे वाला लाइट का लाल वाला बत्ती वो तोड़ देता है। तो वह कहता देखो यह बेटा जो है ना, ये लाइट को भी समझ लिया, यह बत्ती तोड़ दिया, इसको टेक्निकल ये माइंड का, यह बहुत ही समझदार है। फिर थोड़ी देर के बाद और आवाज़ देखता है, मेहमान जब जाने लगता है तो मेहमान अपनी गाड़ी को पर बैठने लगता, देखता है कि उसके गाड़ी में हवा नहीं है। तो वो पीछे का हवा भी निकाल दिया खोखा। तो सेन साहब कहता देखो मेरा बेटा जो है ना, ये समझ लिया है कि ये टायर है, ये हवा है, निश्चित रूप से मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अभी से एक एक पार्ट्स को ये समझ रहा है, मैं तो ऐसा ही इसको तालीम शुरू से दे रहा हूँ। यह बहुत ही मन बढ़ू बच्चा, एक बहुत ही आवारा किस्म का अभी से ही प्रस्तुत करता है। तो होता है ऐसा कि इतने में सारे मेहमान चले आते हैं। तो वो गिरधर लाल का जो बेटा है मदन थोड़ा सा स्वाभिमानी, थोड़ा सा उदंड तो ज़रूर है लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी है। तो गिरधर लाल अपने बेटे को काफ़ी समझाता हुआ अपने रूम में जब जाता है तो उसको, चूँकि सेन साहब उसको काफ़ी डांटा, तो डांटने के बाद गिरधर लाल ने क्या किया, अपने बेटे को निर्ममता से ज़ोर से पीटा, उसको पीट करके काफ़ी एकदम ज़ोर से चीखने भी लगा। वो इसके चीख की आवाज़ सेन साहब के बेडरूम तक पहुंच जाती है, और सेन साहब की पत्नी जब नींद में सोई थी तो उसको एहसास होता है कि कोई रो रहा है। वह जगी और उसको थोड़ा सा उसका मूड ऑफ हो गया, झुलझुलाते हुए बोले कि ये कमबख्त कहीं के कौवे की तरह काई करते रहता है, भिखमंगे कहीं के, भिखारी कहीं के, ऐसा बोल करके। एक तरफ उधर सेन साहब कह रहा कि जी तो आता है कि इसका खाल उधेड़ दूं, लेकिन यह गिरधर लाल खुद कर चुका है। इस तरीके से बहुत ही बदसलूकी से पेश करता है। यह भी बेचारा गिरधर लाल भी एक गुलामी के जंजीर में, थोड़ा सा एक स्वार्थ है कि कुछ पैसा नौकरी का वेतन मिलता है इसलिए उससे मिला जुला है, वरना वह भी वहाँ रहना नहीं चाहता था। तो इसकी मार के बाद वह अगले दिन कुछ नई घटना होती है, एक विचित्र घटना अगले दिन होती है। सुबह मदन और उसके कुछ लफुआ और आवारे दोस्त मिल करके गली में वो लट्टू नचाता है। तो लट्टू नचाने के क्रम में ये सेन साहब का जो बेटा है खोखा, यह भी देखता है कि वह कहता है कि मदन को कि ये लट्टी मुझे भी नचाने के दो। चूँकि एक दिन पहले घटना है, उसको बहुत पिटाई लगी थी। वो बोले हैं तेरे बाप के लट्टू, जा अपने बाबा के गाड़ी पर बैठ जा, अपनी बाबा के मोटर पर बैठो, कम वक्त कहीं के। उसके बाद इतना गुस्सा आने के बाद वो सेन साहब के बेटे ने, खोखा ने, उसको मार दिया घूसा मदन को। मदन भी न देखा और न ताओ, वह भी भीड़ गया। दोनों में ऐसे मारपीट, पूरा खींचातानी होने लगता है, ऐसे जैसे कि गली के कुत्ते और पिल्ले में पूरा मार हो रहा है, मांस को लेकर के पूरा मार के दोनों दांत भी तोड़ दिया। कौन? वो मदन ने खोखा का जब दांत तोड़ दिया तो वह काफ़ी रोता हुआ वापस घर चला गया। यह भी बेचारा सहमा हुआ, एकदम डरा हुआ मदन। जब उन्होंने कोई गलती नहीं करी थी, जब कार को छुआ था
तो उनकी इतनी पिटाई हुई थी। तो यह मदन सोचता है कि आज तो मेरे पिताजी ने काफ़ी हमारी पिटाई करेंगे। ऐसा करता हुआ घर नहीं आता है। वह शाम में 8-9 बजे रात तक गली में घूमता रहा, लेकिन जब उसको भूख लगती है बेचारे मदन को, तो वह वापस गली के दरवाजे होते हुए घर आता है और सबसे पहले किचन जाता है। किचन में भरी पेट खाना खा लेने के बाद वह कमरे में सोने जाता है, तो उसके पाँव से एक लोटे का टकरा जाना होता है और लोटा की लुढ़कने से आवाज़ लोग जाग जाते हैं। और उसके पहले वह सुनता है शांति से कि मेरे माँ और बाबूजी क्या बात करते हैं। उसको लगा कि शायद कुछ मेरे पिटाई के लिए विशेष तैयारी होती होगी। तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ पिताजी बिल्कुल शांत है, कुछ हिम्मत हुआ। उसके बाद जैसे ही आवाज़ आती है लोटे की पैर से टकराने के बाद, तो उसके पिताजी धीरे धीरे इस मदन के पास आता है। इनको लगता है कि आज तो मेरी काफ़ी पिटाई होगी, और जैसे ही पास आता है उसको गले से लगा लेता है बेटा को, और इसी मदन को उस फैक्ट्री से उसको निकाल दिया जाता है। इस गलती से उसका दांत जो तोड़ दिया गया। तो दोस्तों ऐसा होता है इस कहानी में कि मदन जो काम गुलामी सहते हुए नहीं कर सका, अपने घर के विचारों को माने जंजीर में, गुलामी के जंजीर में बांध करके रखा, इसलिए कि कुछ पैसा मिलता था। किसी से जब कुछ लेना होता है तो बड़े लोगों के साथ में जब कुछ स्वार्थ बना हुआ होता है तब कुछ सह भी लेते हैं, लेकिन जब कोई स्वाभिमानी की बात आती है तो मदन जैसा कि एक स्वाभिमानी लड़का था, उन्होंने अपने डांट को, चूँकि उसके पिताजी ने बगैर गलती का जिसको मारा, तो यह सहते हुए उसको पीटा और विष के दांत को कहा जाता तोड़ दिया। विष के दांत तोड़ने के बाद यह भी एक स्वाभिमान की तरह जीने लगा। कहा जाता है दोस्तों, जब अमीर लोगों और गरीब लोगों के बीच जब लड़ाई होती है, महल वाले में झोपड़ी वाले में, तो अक्सर झोपड़ी वाले की हार होती है। लेकिन झोपड़ी वाले के बीच में जब उसके परिवार का, समाज का और झोपड़ी वाले जैसे लोगों का संगठन और मजबूती और एक मिल जाते हैं, तो महल वाले कौन पूछे बहुत लोगों का सीना चीरते हुए अपने कामयाबी को और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहाँ दिखाया गया दोस्तों इस कहानी के माध्यम से कि एक समाज में कुरीतियाँ हैं जो लड़कियों को लिंग भेद के आधार पर, लड़कियों को इतनी सज्जनता, एक कठपुतली और इतना मर्यादा में रहने के बावजूद भी उसकी कोई तारीफ और उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन इतना बेटा जो सेन साहब इतना नालायक है, मनबड़ू है, और उसके लिए पूरा घर के नियम टूट जाते हैं, घर के नियम बदल जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को एक बहुत सारा संदेश है कि आप 10वीं क्लास के गोधली भाग 2 की एक हेल्प बुक खरीद लें, उसमें इसके सारांश को पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद जो हमने अभी सुनाया आपको, इन बातों को आप किताबों से मिलावें। मिलाने के बाद आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, और कुछ प्रश्न और प्रश्न का आंसर, चूँकि मैं भी मेरे सामने में वो बुक रखी हुई है, इनको हम कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। और अभी अगर आप लगातार हमारी बातों को सुन रहे होंगे तो हमारे सारे प्रश्नों का जवाब आप अभी उधर से तुरंत दे सकते हो। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें, जैसे कि व्याख्या वाली कुछ बातें हैं, उसको हम जिक्र कर लेंगे। व्याख्या का मतलब यह होता है, विद्यार्थियों से मेरी बात हो रही है तो हम बच्चों, व्याख्या का मतलब यह हो कि जो भी पंक्तियाँ इसमें लिखी हुई है वो एक पंक्ति है, वो 1.5-2 लाइन की है। उस पंक्ति का परिचय कराना है, किस कहानी से ली गई है, कहानी का नाम क्या है, लेखक का क्या नाम है। इस प्रकार फर्स्ट पैराग्राफ में इसको साथ लिखेंगे। जैसे एक लाइन को मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में, इसको थोड़ा सा, यहाँ पर एक लाइन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसकी व्याख्या करना तो लिखना पड़ेगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य गोधली भाग 2 के गद्य खंड से ली गई है, जिसके कहानी का नाम है विष के दांत, और लेखक है ललिन बिलोचन शर्मा। ललिन बिलोचन शर्मा ने इस कहानी में अमीर और गरीब के बीच हो रहे कुछ द्वंद्व को दर्शाया है। उन्होंने कहा है सेन साहब के सामने और गिरधर लाल के बच्चे के सामने जो विवाद हुई है गाड़ी को छूने को लेकर के, तो उनके घर वालों को, उनकी मदन की माँ को ये कहा गया है कि मदन की माँ देखो, इस टाइप के लड़के ही जिसको कि शुरू से नहीं बांधा जाता है, काबू में रखा जाता है, तो वैसे लड़के मनबड़ू हो जाते हैं, चोर, डाकू और बदमाश हो जाते हैं। जबकि उसको अपने आप में सोचना चाहिए था कि मेरा जो बच्चा है वो हमारे मन से बाहर का है, वो बगैर लगाम का बच्चा हो रहा है। हालांकि हमारी बेटी पाँचों आलो, रजनी, शेफाली, आरती, सीमा मर्यादा में है। इन सारी बातों को आप तर्क से दे करके उस लड़कों के बारे में
आप लिख करके आप व्याख्या की लाइन बना सकते हैं। और भी आगे व्याख्या की लाइन है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम कुछ प्रश्नों को भी आपके बीच रखेंगे जिसका आंसर आप खुद दे सकते हो। एक पंक्तियां हैं, पंक्ति, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। यह कहानी के शुरू वाले बातों को यहाँ पर जिक्र किया गया है। सेन साहब की जो पांचों बेटी है वो कठपुतली जैसी है। ऐसे भी बेटी को पर्दे के अंदर पर्दे में रखने का, मर्यादा में रखने की बात है। चूँकि समाज में कुरीतियों को और ये लिंग भेद की नीति को दिखाया गया है, तो यहाँ बेटी के लिए जो नियम बनाए गए थे कि बगैर कहे, बगैर बोले तुम हंस भी नहीं सकती हो, रो भी नहीं सकती हो, मुस्कुरा भी नहीं सकती हो, जबकि उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस भेद को यहाँ पर दिखाना है। लड़कियों क्या है, कठपुतलियाँ। यहाँ पर आप क्या व्याख्या बनाएंगे? फिर वही बात है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य गोधली भाग 2 के 20 के दांत नामक शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके रचनाकार ललित बिलोचन शर्मा है। इसमें लड़कियों सेन साहब के घर में मौजूद पांचों बेटी के बारे में जिक्र किया गया है और दूसरी तरफ बेटा के बारे में भी जो था उसकी बातों को नहीं लिखना है। इस लड़कियों के बारे में जो कि कठपुतली की तरह जीती है, घर में एक श्वास भी लेती है तो अपने माता पिता की मर्जी से लेती है। थोड़ा सा आप हेल्प बुक को भी पढ़ें, थोड़ा अपने दिमाग का उपयोग करें और हमारे सुनाए हुए कहानी को भी जब आप तालमेल करेंगे तो निश्चित रूप से यह आंसर आपका बेखूबी से बनेगा। तो बच्चों इस व्याख्या को भी और भी हम आगे पढ़ते हैं, आप इसको सुने। एक और लाइन है आगे, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब के सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो निश्चित रूप से चूंकि बेटा है, नाउमीद बाप का ये संतान है, तो उसकी बात को मानता है। चूंकि वह अपने बुढ़ापे का एक सहारा मानता है जो हमारा समाज है, कि बेटे को मुखाग्नि के लिए मुख्य माना जाता है। चूँकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, तो पुरुषों की प्रधानता देने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि खोखा मने उसका जो काफ़ी लाड़ प्यार किया गया है, इसके वजह से वह मनबड़ू हो गया है। तो वह जब बिल्कुल आवारा मनबड़ू जैसा हो जाता है तो यहाँ पर घर के सारे नियम बदल जाते हैं, जबकि लड़कियों के लिए कुछ और नियम था। इस बातों को थोड़ा सा सजा करके लिखेंगे, आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो। बाकी सारी बातें आप हमारी कहानी में सुन ली है, किताब को भी पढ़ेंगे, हेल्प बुक को, सारी कुछ मिल जाएगी। आगे है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू होते हैं। यहाँ भी वही बात, प्रस्तुत पंक्तियाँ सजा करके लिखना है। यह बात उस समय की है जब सेन साहब खुद डांटते हैं वो गिरधर लाल की पत्नी को कि देखो मदन की माँ, ऐसे लड़के को मन मत बढ़ाओ, मन बढ़ाने से क्या होगा, ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा और बदमाश होते हैं। बस वही बात है जो कहानी मैंने आपको सुनाया। और एक और बात, जब वह जो लट्टू मांग रहा था खोखा, उस टाइम में ललक पड़ा कि लट्टू मुझे भी दो। तो वहाँ पर एक बात आती है, इस तरह से ललित बिलोचन ने लिखा है कि हंस के जमात में कौवा लड़क पड़ा, कौवे के जमात में हंस लड़क पड़ा। हंस मतलब ये खोखा को हंस समझा जा रहा है, ये पैसे वालों का बेटा है। वो जो कौवा का टीम मतलब मदन के और भी मोहल्ले के दोस्त, इस टाइप की बात यहाँ पर है। ललक पड़े मतलब लट्टू लेने के लिए, लेकिन दोनों में जब काफ़ी युद्ध होता है तो वो लड़ाई कुत्ते और पिल्ले की तरह वो मांस को लेकर के खींचाता नहीं, इस टाइप की बात आप पढ़ेंगे, हेल्प बुक में सारी बातें समझ में आएगी। अब ऐसा है बच्चों की, हम कुछ प्रश्न का जिक्र करते हैं, आगे पढ़ते हैं, सारे बातों का आप आंसर दे पाते हो इसको सुनने के बाद। एक बात आती है कि कहानी की सार्थकता प्रस्तुत करें। कहानी का नाम 20 के दांत ही क्यों रखा गया? इसलिए कि सारी बातें यहाँ पर ये कासू से जुड़ी हुई है। कासू जो है, कासू का दांत जब टूट जाता है तो कहानी का एंड हो जाता है। और दांत का मतलब एक अभिमान और अहंकार होता है, मध्यम वर्गीय धनी परिवार के एक अहंकार। आप कल्पना कर सकते हो, जब गाड़ी को सिर्फ छू दिया गया था तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, जबकि यहाँ पर गाड़ी कौन पूछे, यहाँ पर एक जिंदा बच्चे का और दांत का तोड़ना, और वो भी नाउमीद बाप का संतान का, तो कितनी बड़ी विरोधाभास बात हो सकती। काफ़ी यहाँ पर है मतलब सार्थकता है कि यही नाम रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। 20 के ही दांत, वो दांत टूट जाते हैं, अहंकार खत्म हो जाता है, तो ये कहानी की सार्थकता बनती है। और भी आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ें। और यहाँ पर एक बात है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन किए जा रहे लिंग के आधार पर अपने भाव में, अपने शब्दों में उसका तर्क दें कि परिवार में किस प्रकार भेदभाव किया गया है। लड़कियों के लिए अलग नियम और बाद के जन्मे हुए बच्चों का ये जो खोखा था उसके अलग नियम, इस नियम को वहाँ पर दर्शाना है। आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे आप पढ़ते हो तो ये सारी बातें का आंसर आप तुम्हें मिल जाता है। आगे, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा घर के सभी
नियमों का अपवाद था। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी तोड़ फोड़ सकता है, छू सकता है, और खाने पीने का, हंसने का, जाने का, और जबकि उसकी बेटियों को सारे नियम का बंधन था। इस प्रकार और आगे है प्रश्न कि अब कुछ मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानी क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर, मदन को यह स्वाभिमान था कि मेरे पिताजी किरानी के मैं बेटा हूं, तो इस ड्राइवर से ज़्यादा हमारा अधिकार, इसलिए वो मदन विवाद करता है ड्राइवर से। जबकि सेन साहब की पत्नी को पूरा हिदायत, सेन साहब की पत्नी खुद अपने ड्राइवर और शोफर, ये क्लीनर जो गाड़ी साफ करने वाला क्लीनर, ड्राइवर जो शोफर है, ये दोनों को हिदायत दिया गया है गाड़ी को कोई छुए नहीं, बाधा ना डाले और डिस्टर्ब ना करे। ये दोनों के बीच जो संवाद है, यहाँ कहानीकार कहने का ये प्रयास किया है कि एक गरीब बच्चा जो कि किसी धनी लोगों के पास जाता है तो हीन भावना का शिकार हो जाता है, और वो धनी अपने आप को धनी और अहंकार को प्रस्तुत करता है, तो उसको पूरा रुबाब से उसको डांटता है, समझाता है, और यहाँ तक कि उसको गाली भी दे दिया कि कम वक्त कहीं के, भिखमंगे कहीं के, और उसको पीटता भी है। इस टाइप की कुछ छोटी छोटी बातों जो आप गौर से जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और आगे कुछ बात हम आपके बीच रखते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण है, इस प्रसंग को लेखक ने क्या दिखाने का प्रयास किया है। आप तो सारी बात जान गए। दोनों के बीच झगड़ा का जो कारण था वो लट्टू था। लट्टू मांगा उन्होंने, लट्टू नहीं दिया। इसके बीच में जो विवादें हुई, जो मैंने पहले कहा, उसको आप गौर से सुने, दोबारा इसको प्ले करके सुने, बार बार सुने, और घर में मौजूद गोदली भाग 2 की जो हेल्प बुक है उसको भी आप पढ़ो। पढ़ने से और हमारी बात को सुनने से ये सारा जब मिलाएंगे तो पता चल जाएगा दोनों के बीच में लड़ाई का क्या कारण था। बस लट्टू और दोनों कवि लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक का कहने का यहाँ पर भाव है कि हम धनी हैं, हम पैसे वाले हैं, तो हमारी मर्जी हम कुछ भी कर दें, ये चलेगा। पैसे वाले हैं तो सब कुछ चल जाएगा, गरीबों के लिए कोई नियम नहीं। तो यहाँ पर दिखाया, यही तो कहा है, जब अमीर वाले और गरीब वाले के बीच में जब विवाद आता है तो अमीर की जीत होती है, लेकिन गरीबों का जब संगठन होता है तो अमीर की हार हो जाती है। तो इस टाइप से कुछ प्रसंग को आप पढ़ें, और सेन साहब, मदन, कासू, गिरधर, इस सबका चरित्र अलग अलग आप यहाँ पर जिक्र किया गया है। आप सबका बारी बारी से आप अलग अलग तरीके से पढ़ें। इसमें कुछ व्याकरण से संबंधित बात है, जैसे कि विशेषण से बने शब्द और उपसर्ग से बने शब्द हैं, कुछ मुहावरा है, कुछ संधि विच्छेद है। फैन चला दो। इस टाइप से कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही सरल और बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है हेल्प बुक में। आप इसको पढ़ो। पढ़ने से आपके व्याकरण शायद 1-2 बार पढ़ने से आपको याद भी हो जाएगा, स्पेलिंग भी ठीक होगा। स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों। जैसे आप स्पेलिंग ठीक करते हो, हैंड राइटिंग ठीक करते हो, तो आपकी लिखावट में खूबसूरती आ जाती है, उसकी जीवंतता बढ़ जाती है और बहुत ही लाजवाब लगने लगता है। तो यह वीडियो को आप 2 बार 3 बार और सुन लें और किताब कोई पढ़ें तो आपको सारी क्लियर समझ में आ जाएगी। विशेष चूँकि बच्चों के लिए रिहर्सल था और हमने एकाएक इसको तैयार किया। जो भी त्रुटियां हो इसको फिर से आप नज़रअंदाज करके किताब को भी पढ़ें। मिलते हैं दूसरी बार दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।